हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल और साथ ही साथ मेरे ऐप पे भी। तो हम लोग अभी बिहार स्पेशल में बिहार की नदियाँ पढ़ रहे हैं और बिहार के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, जिसको जाके आप लोग पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम लोग अभी बिहार की नदियाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बिहार की उत्तर बिहार की नदियों के बारे में। तो उत्तर बिहार की दो महत्वपूर्ण नदियों को हमने पढ़ा था, घाघरा और गंडक। दो नदियों को हमने पढ़ लिया था और आज हम बाकी बचे हुए उत्तर बिहार की नदियों को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि बिहार की नदी तंत्र गंगा आधारित है, गंगा पर ही सारी नदी तंत्र आधारित है यहाँ की। और दो भागों में बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ। और हम लोग अभी उत्तर बिहार की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में अपने उत्तर बिहार की दो महत्वपूर्ण नदियों को गंडक और घाघरा के बारे में पढ़ लिया और आज हम बाकी बची हुई नदियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कुछ नदियाँ उत्तर से तो कुछ नदियाँ दक्षिण से आके गंगा में मिल जाती है, कुछ उत्तर से आती है और कुछ दक्षिण से आती है और गंगा में मिल जाती हैं। बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया था। उत्तर बिहार की नदियाँ जिसे हिमालयी नदियाँ कहते हैं, जो हिमालय की तरफ से आती है, और दक्षिणी बिहार की नदियाँ जिसे पठारी नदी कहते हैं। तो ये आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा। तो हमने दो महत्वपूर्ण नदियों को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे घाघरा और गंडक के बारे में। हमने पढ़ लिया था कि घाघरा कहाँ से आती है और गंडक कहाँ से आती है। तो घाघरा का उद्गम स्थल हमने पढ़ा था मापचौचुंग, यहाँ से निकलती है और ये मिल जाती है यूपी से आते हुए, ये गंगा नदी में मिल जाती है और इसको सरयू नदी भी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप लोगों को इन दोनों नदियों के बारे में जानना है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक नदी के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम सोमेश्वर पहाड़ियों से होता है, कि जो कि नेपाल की तरफ से निकलती है। नेपाल से निकलती है सोमेश्वर पहाड़ियाँ और वहीं से निकलती है बूढ़ी गंडक। और इसका प्रवेश होता है मुजफ्फरपुर में और ये प्रवेश करती है मुजफ्फरपुर में, और इसका संगम गंगा में ये मिल जाती है खगड़िया में। तो ये निकलती है सोमेश्वर पहाड़ियाँ से नेपाल से और ये मुजफ्फरपुर तक आती है और उसके बाद खगड़िया में मिल जाती है गंगा नदी में। और इसे गंडक की सहायक नदी, ये गंडक नदी की सहायक नदी भी जानी जाती है, सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर में बाढ़, और इसके चलते मुजफ्फरपुर वाले एरिया और बेगूसराय, समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक के चलते बाढ़ आता है। गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी, और बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। बिहार में 320 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। उत्तर बिहार की सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी, और साथ ही इसे उत्तर प्रवाह की सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बागमती। तो गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, फिर बागमती के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका उद्गम है शिवपुरी पहाड़ियाँ नेपाल, और इसका उद्गम है शिवपुरी की पहाड़ियाँ नेपाल से ये निकलती है, ये भी नेपाल से ही निकलती है। बूढ़ी गंडक भी नेपाल से और बागमती भी नेपाल से निकलती है, शिवपुरी पहाड़ियों से। और इसका प्रवेश सीतामढ़ी में होता है, और इसका प्रवेश सीतामढ़ी में, यहाँ से निकलते हुए सीतामढ़ी में प्रवेश करती है और गंगा में ये खगड़िया में आके मिल जाती है। तो ये भी खगड़िया में और वो भी खगड़िया में मिलती है। नेपाल में इस नदी का धार्मिक महत्व है। नेपाल में बागमती को धार्मिक मान्यता प्राप्त है। और बिहार में अत्यधिक बाढ़ इसके चलते ही आता है। बिहार में अत्यधिक बाढ़ बागमती नदी के कारण ही आता है। सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो बागमती के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले कौन कौन हैं? सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। इन तीनों का नाम हमें याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट नदी है कमला बलान। कमला बलान का उद्गम भी नेपाल से है, ये भी नेपाल से ही निकलती है और प्रवेश करती है, मधुबनी में प्रवेश करती है और कोसी में मिल जाती है। तो कमला बलान नेपाल से निकलती है, मधुबनी प्रवेश करके और कोसी में मिल जाती है।
तीव्र प्रवाह कुल लंबाई इसकी 328 किलोमीटर है। बिहार में 120 किलोमीटर तक फैली हुई है। मधुबनी और दरभंगा में इसके कारण बाढ़ आता है। कमला बलान के कारण मधुबनी और दरभंगा में बाढ़ आता है। उसके बाद हम लोग कोसी के बारे में देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आया है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है और ये 250 वर्षों में बहुत ज़्यादा अपना रास्ता बदल चुकी है। इसके चलते भी ये बहुत ज़्यादा जानी जाती है। इसका उद्गम भी नेपाल के हिमालय से है। इसका उपनाम है बिहार का शोक और कोसी नदी भी नेपाल के हिमालय से निकलती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ऋग्वेद में से इसका नाम कौशिकी रखा गया और ऋग्वेद में इसको कौशिकी नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि कोसी नदी को ऋग्वेद में कौशिकी नाम से जाना जाता है। धाराएं, इसके धाराएं हैं अरुण, तामूर, सुनकोशी सहित 7 धाराएं। इनके ये 7 धाराओं के नाम से भी फेमस है। इससे अरुण, तामूर, सुनकोशी और भी इनकी धाराएं हैं, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अरुण, तामूर, सुनकोशी इसकी धाराएं हैं। प्रवेश करती है सुपौल, इसका प्रवेश होता है सुपौल से। ये हिमालय के नेपाल से निकलती हुई सुपौल में प्रवेश करती है और बिहार के सुपौल में प्रवेश करती है और गंगा में संगम इसका कुर्सेला कटिहार में इसमें, और गंगा में ये कहाँ प्रवेश करती है, कुर्सेला, कटिहार के कुर्सेला में ये गंगा में मिल जाती है। भारत की सबसे अस्थिर नदी के रूप में इसे जाना जाता है। अब 250 वर्षों में लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम की ओर ये धारा परिवर्तन हुई है। हर साल भारी मात्रा में गाद लाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपना मार्ग बदलती रहती है और बाढ़ का कारण बनती है, तो इससे भारी मात्रा में गाद भी आते रहते हैं। कोसी बेसिन सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। कोसी बेसिन इससे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। कुल लंबाई इसकी 730 किलोमीटर कुल लंबाई है और बिहार में इसकी 260 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई 730 किलोमीटर, बिहार में 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कोसी परियोजना बनाई गई है बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, जिसमें प्रमुख है हनुमान नगर में बैराज। कोसी बैराज जो बनाया गया हनुमान नगर नेपाल में, इससे बाढ़ नियंत्रित किया जाता है। उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत। इसका उद्देश्य, ये जो परियोजना बनाई गई है इसका उद्देश्य है सिंचाई को बढ़ावा मिले और बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके और जल विद्युत के लिए ये जानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट नदी है महानंदा। तो अब हम लोग देखेंगे महानंदा के बारे में। इसका उद्गम है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ जो है, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ से ये निकलती है। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और प्रवेश होता है इसका किशनगंज में। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलते हुए इसका प्रवेश हो जाता है किशनगंज में और गंगा में संगम होता है पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास, और ये पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास गंगा में मिल जाती है। और सीमावर्ती नदी, इसे सीमावर्ती नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये सीमा पे है, इसलिए इसे सीमावर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। चाय उत्पादक क्षेत्रों से गुजरती है और यह नदी चाय उत्पादक क्षेत्रों से गुजरती है। किशनगंज में कृषि के लिए उपयोगी, और महानंदा नदी किशनगंज में कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। महानंदा नदी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिलों में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा बनाते हुए मनिहारी कटिहार जिला के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो हमें याद रखना है कि महानंदा नदी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा बनाती है और मनिहारी कटिहार में कटिहार जिला के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो इतने राज्यों से ये प्रवेश करती है, जहाँ जहाँ जाती है उन सब के नाम हमें याद रखने हैं। तो हमने इसके पहले पढ़ा गंडक और घाघरा के बारे में, और आज पढ़ा हमने बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा। ये सभी उत्तर बिहार की सर्वप्रमुख नदियां हैं और इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि लंबाई कितनी है, किस नाम से जाना जाता है, किसकी सहायक नदियां हैं। तो इस क्लास को आप लोग एक बार और रिविज़न कर ले और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार की दक्षिण भाग की नदियों के बारे में, पठारी नदियों के बारे में, जो कि इधर से आती है, जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनका नाम हम लोग जानेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो इस क्लास का रिवीजन कीजिए और इसका पहला क्लास जो अपलोडेड है उसको भी ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है, क्योंकि उत्तर बिहार की नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये आपके नेक्स्ट AEDO का पेपर जो आने वाला है जनवरी में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जाके देखें और इसका जो भी पिछला पार्ट अपलोडेड है उसको भी जाके देखें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो
इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं फिर हम लोग अपने इसी बिहार सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, और साथ ही साथ और अगले नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।